स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो लेक्चर नंबर 12 और आज ये अपना अंतिम लेक्चर है साउंड वेव की लेक्चर सीरीज का। ठीक, तो आज हम कुछ नया टॉपिक तो नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ना ही कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो क्या पढ़ने वाले, आज हम कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। वैसे थ्रू आउट दी जो लेक्चर हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो सिलेबस में नहीं है, स्टेट बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन होगा क्या कि कई बार हम सवाल करते हैं तो साउंड वेव में कहीं लिखा आता है रेजोनेंस, ठीक है, कहीं लिखा आता है यूनिसन, कि ट्यूनिंग फोर्क इज यूनिसन विद सम अदर एनी अदर सम अदर फ्रीक्वेंसी इन रेजोनेंस विद अदर फ्रीक्वेंसी। इन दोनों का मतलब क्या है, अलग अलग वो सारी चीजें देखेंगे। तीसरा एक और भी आता है, टोन सुनाई दिया, कभी कहता है नोट सुनाई दिए, ठीक है, म्यूजिकल साउंड, ये सब में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिफरेंस क्लियर कट करने के लिए मैंने आज का लेक्चर रखा है। और इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आपके जो बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स आते थे कभी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो एक पॉइंट बचा था इको, मैंने अलग से लेना चाहा इसलिए आज उसे लेंगे। तो इको पढ़ेंगे, वो अपने सिलेबस में भी है और सवाल भी इससे बनते, छोटे मोटे सवाल बनते, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ठीक, तो हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे थे पिछले 2 या 3 लेक्चर से, है ना। डॉपलर इफेक्ट हमने पढ़ा पहले, जब एक्सीलरेटेड मोशन नहीं हो, 4 अजम्पशन मान के हमने किया था। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि डॉपलर इफेक्ट अगर एक्सीलरेटेड मोशन की बात करें तो क्या होगा, है ना। फिर हमने देखा कि डॉपलर इफेक्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डील कैसे करना था। चलिए, तो उसी डॉपलर इफेक्ट को थोड़ी सी 2-3 बातें और करते हैं, फिर हम इन मुद्दों पर आते हैं। ठीक है, तो पहला मुद्दा ये है, उसी के आगे कंटिन्यू में लिखेंगे कि डॉपलर इफेक्ट, हमें पता है कि पहला पॉइंट हम लिखेंगे, डॉपलर इफेक्ट होल्ड्स गुड फॉर साउंड वेव, होल्ड्स गुड फॉर साउंड वेव, यानी कि साउंड वेव के लिए ये चीज वैलिड है। ठीक है, क्या ये चीज लाइट वेव्स के लिए भी वैलिड है? जी हाँ, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। लाइट वेव्स के लिए भी डॉपलर इफेक्ट डिफाइन है। साउंड वेव जो होता है वो किसे क्या कहते हैं, ये है मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है विच रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, और लाइट वेव क्या है, जिससे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। करेक्ट, चलो, तो ये मैकेनिकल है या नॉन मैकेनिकल है। साउंड वेव का एक और नाम भी है, इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, जिसमें वेव इधर जा रही तो पार्टिकल भी इधर उधर इधर उधर इधर उधर, यानी कि आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, चलिए, और इसमें इसका एक दूसरा नाम है ट्रांसवर्स वेव, यानी डॉपलर इफेक्ट इज डिफाइंड फॉर बोथ साउंड वेव एज वेल एज लाइट वेव। साउंड वेव मतलब मैकेनिकल है, लाइट वेव मीन्स नॉन मैकेनिकल है। और मैकेनिकल यू आल्सो सेड लॉन्गिट्यूडनल हियर विद रिस्पेक्ट टू साउंड, हमने कहा है लॉन्गिट्यूडनल, विद रिस्पेक्ट टू लाइट वी हैव सेड ट्रांसवर्स। तो कैसे क्या डिफाइन है वो हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, डोंट वरी, अभी उसके मैंने एक पॉइंट बना के बताया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डॉपलर इफेक्ट में एक ही फॉर्मूला है जो सारी चीजों को कवर अप करता है ना। चाहे हमने अलग अलग कितने ही केस पढ़े हैं, लेकिन डॉपलर इफेक्ट अकेला ही काफी है सारे फॉर्मूलों को कवर अप देने के लिए। वो एक फॉर्मूला कौन सा है, एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन वी प्लस माइनस वी। करेक्ट, तो ये अपरेंट फॉर्मूला, सॉरी अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इन केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट। चलिए, अब कुछ बातें जो इसमें मुझे बतानी है, क्या कि vo जो है दैट इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स, v इज द स्पीड ऑफ साउंड, प्लस माइनस हम अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग लेते हैं, f नोट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड और ए, ठीक है, जो साउंड क्रिएट कर रहा है। चलिए, यहां तक ठीक था। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ये जो फॉर्मूला है इट्स वैलिड ओनली
valid only when vs is less than v और v नॉट is less than v। यानी कि ये फॉर्मूला तब तक ही वैलिड है जब सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड की स्पीड से कम हो। ठीक है, तो इसीलिए आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उसमें आपने देखा होगा कि Vs जो है वो 30 या 40 या 50 रहता है, जबकि साउंड का स्पीड 340 330 ऐसा रहता है, वो उससे हमेशा कम ही रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा एक कंडीशन के कारण था जो हम डेरिवेशन में पढ़ते हैं, लेकिन डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है तो हमें नहीं पढ़ना। तो मैंने ये कंडीशन बताई कि डॉपलर इफेक्ट का ये फॉर्मूला इट्स वैलिड ओनली व्हेन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। चलिए, मान लिया कंडीशन होगी, लेकिन क्या होगा अगर Vs या V नोट जो है वो V से बड़ा हो, यानी कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा हो, तो वैलिड नहीं होगा, है ना, स्पीड ऑफ साउंड। सो इफ Vs और V नोट is greater than V, that is the speed of sound, then Doppler effect is not valid. Okay, then Doppler effect is not valid, ये वैलिड नहीं होगा। ठीक, चलो ये वैलिड नहीं होगा, मान लिया, बढ़िया है। तो वैलिड नहीं होगा ये तो समझा जा सकता है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जब इसकी स्पीड V से ज्यादा हो जाती है, वो भी समझ ले। चलिए, तो उसको समझते हैं, तो उसको समझेंगे। सो इफ द स्पीड ऑफ द सोर्स और ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड, देन व्हाट विल हैपन। तो मान लेते हैं किसी एक के लिए हम चर्चा करते हैं। इफ सोर्स स्पीड ऑफ सोर्स is greater than speed of sound, ठीक, तो क्या होगा, Vs is greater than V, और जब भी किसी सोर्स या ऑब्जर्वर की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा हो, देन इट्स नोन एज ए सुपरसोनिक, isn't it? Yes, then it is, हमने कई बार पढ़ लिया इस चीज को, है ना, then it is known as सुपरसोनिक स्पीड। वेव मोशन के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है, साउंड वेव के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है ना। एंड पॉइंट नंबर 1 रेशियो ऑफ दी Vs ओवर V, इसको हम क्या कहते हैं, मार्क नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इज नोन एज मार्क नंबर या मैक नंबर, जैसा पढ़ना चाहें। मार्क नंबर MACH लिखा है, ठीक है। तो मार्क नंबर इज इक्वल टू Vs ओवर V। चलिए, ये तो छोटी मोटी कहानी हम तो काफी बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी पता नहीं चला कि रीजन क्या है। तो रीजन पता करते हैं। रीजन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसे मिटा दे रहा हूं, साउंड की स्पीड से तेज चलता है, तो क्या होगा। मान लेते हैं ये एरोप्लेन कैसा एरोप्लेन है ये, चलो यही है, ये एरोप्लेन, ठीक है। गलती से बढ़िया बन गया है तो, ठीक है, ओके। तो ये एरोप्लेन जा रहा है, ये सोर्स है, तो Vs स्पीड से जा रहा है। मान लेते हैं इसकी स्पीड है लेट्स से 600 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज्यादा है साउंड से। 16 तो भी हो सकता है, बहुत सी हो सकती है, चलो। तो अगर एरोप्लेन जा रहा है तो क्या होगा, इट क्रिएट्स कोनिकल वेव फॉर्म इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से तेज चलेगा, तब वो अपने पीछे वाले क्या कहेंगे, डोर से, या फिर पीछे वाले जो उसका क्या होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करने का जो सरफेस होगा, जो ओपन एरिया होगा,
क्या करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल शेप। तो क्या लिखना है बताता हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ सुपरसोनिक, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ सुपरसोनिक then it creates a disturbance in the shape of conical form, ठीक है, in the shape of conical form in the backward direction, है ना, पीछे की डायरेक्शन में ये ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि ऐसा डायग्राम, मान लो एक रॉकेट यहां से गया, ठीक है, सीधा गया, तो सोर्स मैं ऐसे दिखा देता हूं ना, ये कोई सोर्स है एस, यहां से यहां गया तो यहां पहुंच गया, ठीक है, नई पोजीशन। तो यहां से यहां गया तो कॉनिकल शेप में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, तो ये कॉनिकल शेप में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया कॉनिकल डिस्टर्बेंस। तो इसे लिखो, ये हो गया अपना कॉनिकल डिस्टर्बेंस, ठीक, ये लिखिए। कॉनिकल डिस्टर्बेंस होने के बाद अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि मान लो एक सोर्स है अपने पास जो Vs स्पीड से चल रहा है, एक सोर्स है Vs स्पीड से चल रहा है। तो मान लेते हैं t टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t वो यहां पहुंच गया, ठीक। तो यहां पहुंचा तो उसने क्या किया होगा, कॉनिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया होगा, ऐसा, है ना, ठीक है ना। तो मैंने कॉनिकल डिस्टर्बेंस हर जगह नहीं दिखा करके क्या किया कि पहले एस यहां पर था, वी एस स्पीड से चला टी टाइम के लिए, ठीक है, टी टाइम के लिए, टाइम टी, यहां से यहां पहुंचने में टाइम टी लगा, तो नई पोजीशन इसकी यहां पर है। तो मुझे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वी एस इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि इसकी जो ये टोटल डिस्टेंस होगी दैट इज द वी एस इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा, मतलब हर जगह क्रिएट हुआ, मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ होगा, ठीक है, वैसे तो हर जगह हुआ है, यानी कि एस बेस है, यहाँ एस है, तो ये हर जगह हुआ डिस्टर्बेंस। हमने किसी एक जगह एनालिसिस करना चाहा, मैं यहाँ कर रहा हूँ एस पर, दिख रही है वो जगह, ठीक है, तो इस पर हम फोकस कर रहे हैं, ये वाले, ओके। तो देखो ये जो डिस्टर्बेंस है वो किसने क्रिएट किया, दैट इज बिकॉज ऑफ साउंड वेव, और साउंड वेव की स्पीड कितनी बच्चों, v है, और ये भी कितना टाइम चलेगी, ये भी जब t टाइम चलेगी, यहां से यहां तक सोर्स को जाने में t टाइम लगा, तो उतने ही टाइम में ये इतना कॉनिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, यानी कि ये डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब मैंने ज्योमेट्रिकली इसे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर है, चलो परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताओ साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये है परपेंडिकुलर ये वाला, और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कर देते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, v इंटू टी अपॉन हाइपोटेनस वी एस इंटू टी, टी से टी कट गया, क्या आ जाएगा, साइन थीटा कम्स आउट टू बी v अपॉन वी एस, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू v अपॉन वी एस। अब इसको मैं ऐसा लिख दूं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन वी एस बाई वी, तो उससे क्या हो गया, उससे कुछ नहीं हुआ, उससे हुआ ये कि इसको हम क्या कहते हैं, मार्क नंबर कहते हैं,
1/Mach नंबर। ठीक है, तो बस ये छोटा सा एक रिलेशन था जो कहीं पर छोटे मोटे सवालों में आते जाता रहता है, ऐसे मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं था। तो इसे कहते हैं एपेक्स एंगल या फिर सेमी कोन एंगल। क्या कहते हैं? सेमी कोन एंगल। बहुत ही छोटी छोटी ही पॉइंट को आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन काफी सवालों में बार बार देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए हम अलग से ही कर रहे हैं इसे डिस्कस। ठीक है, तो अगला इसमें पॉइंट ये है कि एपेक्स एंगल है, बढ़िया बात है। कुल मिला के बात यह हो गई कि अगर कोई भी सोर्स या ऑब्जर्वर साउंड की स्पीड से तेज चल रहा है तो वो कॉनिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। जैसे एरोप्लेन वगैरह पीछे हम देखते भी, ऐसा डिस्टर्बेंस गुब्बारा बन जाता पीछे, वो डिस्टर्बेंस है। ठीक, उससे क्या होता है? उससे ये होता है, जैसे मान लो एक सोर्स यहां से यहां गया, ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। कौन कर रहा है डिस्टर्बेंस क्रिएट? साउंड कर रहा है। कब किया? जब ये साउंड, ये सोर्स जो है सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड से चल रहा है। मान लो यहां एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इसके साथ कांटेक्ट में आया, कॉनिकल सरफेस के कांटेक्ट में, यानी कि व्हेन एन ऑब्जर्वर इंटरसेप्ट्स द conical surface of disturbance produced by the supersonic source, then उसे सुनाई देगा एक सुपरसोनिक बूम। ठीक है, तो इसे क्या सुनाई देगा? सुपरसोनिक बूम सुनाई देगा, यानी कि आवाज आएगी धूम धड़ाम, है कि नहीं? सुपरसोनिक बूम, बूम जोर से एकदम। ऐसा होता भी है जब एरोप्लेन बहुत तेजी से अपने घर की छत से पास हो रहा हो और आप खड़े हो छत पर, ठीक है, तो आपको आवाज आती है, बहुत धूम धड़ाम जोर से आवाज आती है ना? तो ये वही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सुपरसोनिक बूम। अब यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन जो सबके माइंड में होता है, होना भी चाहिए। क्या मिसकंसेप्शन ये है कि क्या ये जो बूम हमें सुपरसोनिक बूम सुनाई देता है एक ही बार होता है, यानी कि क्या ये एक टाइम होने वाली घटना है या फिर कंटिन्यूसली होती रहती है? ये कंटिन्यूस होने वाली घटना। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार सुनाई दे रहा है इसलिए वन टाइम अफेयर, नो, इट्स नॉट ए वन टाइम। फिर से बताते हैं आगे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि सुपरसोनिक बूम इसे सुनाई देगा। क्या ये वन टाइम होने वाली घटना है? नहीं, जब तक इस सोर्स की स्पीड ग्रेटर देन है साउंड से, तब तक कंटिन्यूसली सुपरसोनिक बूम जनरेट होते रहेंगे, वो आपको सुनाई देते रहेंगे इफ यू आर इन कॉन्टेक्ट विद दिस सरफेस। ओके, तो ये घटना थी कि हाँ, कंटिन्यूसली सोनिक बूम सुनाई देता है, आपको वन टाइम सुनाई देगा अगर आप एक ही बार उसके कॉन्टेक्ट में आए हैं तो, अदरवाइज कंटिन्यूसली आप सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला है म्यूजिकल स्केल। तो म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट रखने वाले स्टूडेंट ध्यान देना। म्यूजिकल स्केल में सारे गामा पाधा निसा, ये हम पढ़ने वाले हैं आज, सारे गामा पाधा निसा। तो लिखिए हेडिंग म्यूजिकल स्केल। तो आज गाना भी सिखा देंगे आपको कैसे गाना गाया जाता है। ठीक है, तो इट्स ए सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट्स ए सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज which have pleasing effect on the human ear। जो इंसान के कानों को बहुत ही आनंददायक लगे वो क्या है? जो फ्रीक्वेंसी आनंददायक लगे वो क्या है? म्यूजिकल स्केल की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो इट्स ए सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज which have particularly pleasing effect। पर्टिकुलरली प्लेसिंग इफेक्ट लिख लो, ज्यादा बढ़िया लगेगा, है कि नहीं? पर्टिकुलरली प्लेसिंग इफेक्ट, तो क्या है ये ऐसा है कि कुछ कुछ फ्रीक्वेंसी या मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो हम सुनते हैं वो काफी प्लेजिंग, आनंददायक होती है। ठीक है, तो उनमें से कुछ फ्रीक्वेंसी को हमने
यहाँ पर डिस्कस करना चाहा है। ठीक है, तो अब म्यूजिकल स्केल तो बता दिया कि हाँ इसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी होगी, जो आपको प्लेजेंट लगेगी सुनने में, वो म्यूजिकल स्केल है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि म्यूजिकल स्केल कितने टाइप्स की होती है। म्यूजिकल स्केल कितने टाइप की होती है? देयर आर सो मेनी टाइप्स होती है म्यूजिकल स्केल, लेकिन हम जो पढ़ते हैं मोस्टली यूज जो म्यूजिकल स्केल है वो है डाईएटोनिक स्केल। कौन सा स्केल? डाईएटोनिक स्केल। डाईएटोमिक नहीं है, ये डाईएटोनिक है। क्या है ये? डाईएटोनिक स्केल। इसमें टोटल 8 फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, विच कवर्स एन ऑक्टेव। कवर्स एन ऑक्टेव। फिर से बता रहा हूं, म्यूजिकल स्केल का मतलब वो है कि वो सारी फ्रीक्वेंसी जो हमें सुनने में बड़ा ही मजेदार आनंददायक लगे, वो म्यूजिकल स्केल। ऐसी बहुत सारी म्यूजिकल स्केल हो सकती है, उनमें से हम एक पढ़ेंगे डाईएटोनिक स्केल, दैट वन इज मोस्टली यूज। उसमें 8 फ्रीक्वेंसी है विच कवर्स एन ऑक्टेव। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो 8 फ्रीक्वेंसी है। तो वो 8 फ्रीक्वेंसी है आपसे जानी पहचानी, जिसका हम इंडियन नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंडियन नेम। इंडियन नेम ये है, इंडियन नेम और उसका सिंबल, एंड देन लास्टली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सबकी याद नहीं करनी है, मैं बस एक आइडिया दूंगा। पहला फ्रीक्वेंसी है अपना, पहला इंडियन म्यूजिकल नोट सा रे गा मा पा धा नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हो गई आपकी क्या? म्यूजिकल स्केल। चलिए, इसका सिंबल होता है क्या? ए, सी से स्टार्ट होता है, सी डी ई एफ जी। ठीक है, ए बी और ये C1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी याद नहीं करनी है। 256 हर्ट्ज होती है इसकी, और फिर फाइनली हम इसकी याद रखनी है 512 हर्ट्ज। ठीक, और ईच फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ए नोट। यहां पर क्या लिखेंगे? ईच फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ए नोट। ये म्यूजिकल नोट है, नोट हम जो बनाते हैं वो नहीं है, इट्स ए म्यूजिकल नोट। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, वो भी हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ अपना म्यूजिकल स्केल का सिस्टम। अब अगला बच्चों हम आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट समझने के लिए। ठीक है, एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग। तो क्या होता है ये? एकॉस्टिक्स ऑफ बिल्डिंग्स। एकॉस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स ये कहता है, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। पहली बात, जिसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट्स ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड वेव। तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है विच डील्स विथ जनरेशन, प्रोपेगेशन एंड रिसेप्शन ऑफ साउंड। यानी इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि साउंड को जनरेट कैसे करना है, उसको प्रोपेगेट कैसे करना है, कैसे भेजना है, और फाइनली कैसे उसे कोई रिसीव करेगा, क्या टेक्निक होनी चाहिए। इन सब चीजों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो एकॉस्टिक वर्ड जो है कई बार आपको सुनने को मिलता है, तो यही इसका मतलब है। चलिए, अब इसमें पढ़ते हैं आगे कि ये कहां पर काम आएगी। तो ये काम यहां पर आएगी कि अगर हम एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम की बात करते हैं, वाइल डिजाइनिंग एन ऑडिटोरियम,
ऑडिटोरियम क्या है? ऑडिटोरियम कहो या सिनेमा हॉल कहो, है ना, दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटीज है। क्या है? जैसे ऑडिटोरियम का हम यूज करते हैं फॉर स्पीच, कहीं पर भाषण देना है, बहुत बड़ा इवेंट है तो, है ना। और दूसरा फॉर म्यूजिकल कंसर्न, संगीत समारोह, फॉर म्यूजिकल कंसर्ट, फॉर म्यूजिकल कंसर्ट, जैसे कल्चरल प्रोग्राम जो होते हैं, ठीक। तो ऑडिटोरियम के अंदर ये सारे प्रोग्राम होते हैं और होने भी चाहिए। सिनेमा हॉल के अंदर भी क्या है कि हम मूवीज वगैरह देखते हैं, लेकिन देखने के साथ ही उनको सुनते भी हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उनको सुनना, ठीक। तो सुनने में हम क्या है कि वहां पर भी सेम चीजें अप्लाई होगी। तो फिर क्या है इसका रोल? तो रोल ये है स्टूडेंट कि यहाँ पर डिजाइन करते वक्त ऑडिटोरियम को बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। क्या कि वाइल डिजाइनिंग एन ऑडिटोरियम, जो कि काम आता है फॉर स्पीच, फॉर म्यूजिकल कंसर्न, वी शुड टेक केयर, वी शुड प्रॉपर टेक केयर ऑफ, proper take care of absorption and reflection of sound, absorption and reflection of sound, यानी कि हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि साउंड का एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन कैसे करवाना है, ठीक है। तो ये लिखिए। अब इसमें आगे ये है स्टूडेंट कि अकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग हमने पढ़ा कि जो ऑडिटोरियम है उसका डिजाइनिंग इस तरीके से होना चाहिए कि जहां पर हम स्पीच देना चाहें या म्यूजिकल कंसर्ट करना चाहें, तो वी शुड प्रॉपर टेक केयर ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अगर नहीं रखा गया, अगर नहीं रखा गया, इफ these factors considered very poorly, then intensity of sound will get affected, ठीक है। if absorption and reflection considered very poorly, then इंटेंसिटी विल गेट अफेक्टेड, है ना, इंटेंसिटी विल गेट अफेक्टेड। और भी बहुत से पैरामीटर होंगे जो अफेक्ट कर जाएंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल गेट अफेक्टेड, ठीक है, लिखना उसे ना। अब अगला ये है कि चलो मान लिया कि भाई ऑडिटोरियम में बहुत से लोग बैठे रहते हैं, एक बालकनी में बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कहीं कोने में बैठा है ना, डिफरेंट सीट्स होती है सिनेमा हॉल में, बालकनी में भी वगैरह। तो उन सबको अगर ठीक से आवाज सुनाई दे, उसके लिए एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन का ध्यान तो रखेंगे, लेकिन रखें कैसे? तो बाय यूजिंग कर्व्ड सीलिंग, यानी कि जो छत है उसे फ्लैट मत बनाओ, ऐसे फ्लैट नहीं, ऐसा मत बनाओ। जैसे ये ऑडिटोरियम है, ऐसा नहीं बनाना है आपको। कैसा बनाना है? आपको बनाना है ऐसा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मान लो यहां से हम साउंड क्रिएट कर रहे हैं, सोर्स है ये, एक बैठा है बालकनी के अंदर, एक बैठा है नीचे कहीं कोने में, ठीक है, एक यहां बैठा। ओके, अब देखो, सोर्स ने साउंड वेव भेजी, यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां चली गई, इसने भेजी यहां चली गई, इसने भेजी यहां चली गई। यानी कि जब सीलिंग को आप कर्व शेप बना देते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर के हर एक जो अपना क्या है कस्टमर है उन सबके पास पहुंच जाएगी, यानी कि जो हर एक लिसनर है, ऑब्जर्वर है, उन सबके पास पहुंच जाएगी। यानी कि कर्व सीलिंग का फायदा क्या है? कर्व सीलिंग का फायदा यह है, कर्व सीलिंग यूज टू मेक साउंड ऑडिबल यूनिफॉर्मली, है ना। कर्व सीलिंग यूज टू मेक साउंड ऑडिबल in the auditorium to balcony and to low floor seat, जो कस्टमर अपने बैठे हैं, है ना, at the balcony seat and the seats on the floor, at the balcony seat and the floor seat।
हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी भी चर्चा करनी पड़ती है, हम तो सीधा जाके मूवी देख लेते हैं, है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। चलिए, तो ये तो एक तरीका हुआ, ये तो एक तरीका हुआ। क्या और तरीके हैं? यस, बाय यूजिंग द कर्व्ड वॉल। दीवारें भी आप पैराबोलिक शेप में यूज करो, दीवारें ऐसी फ्लैट नहीं यूज करनी। दीवारें कैसे यूज करेंगे? दीवारें ऐसी यूज करेंगे, दीवारें बॉल उठेगी, ऐसे यूज करेंगे। कैसे? देखिए, बाय यूजिंग पैराबोलिक वॉल, बाय यूजिंग पैराबोलिक वॉल। ठीक, तो दीवारें ऐसी यूज नहीं करेंगे, सीधी प्लेट वाली। छत तो हमने ऐसी यूज की, अब दीवारें भी ऐसी ही यूज करेंगे। देखो कैसे, ये दीवार, ये दीवार। अब यहाँ पर लोग बैठे हैं, ऑब्जर्वर, तो सुनने के लिए आए हैं, सुन के ही जाएंगे। तो ये अलग अलग लोग बैठे हैं सीटों पर, इधर ही बैठा देते हैं, क्यों खाली रखें, ऑडिटोरियम है। चलिए, डी नहीं है, ये सीट है, सीट बैठने के लिए। चलो, जो साउंड आ रहा है वो दीवारों से टकरा करके ऐसे जाएगा, इधर जो आ रहा है वो भी। तो क्या हुआ? यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड फ्रॉम पैराबोलिक वॉल मेक इट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द विड्थ ऑफ हॉल, थ्रू आउट द, यानी कि पूरे हॉल में सेम और यूनिफॉर्म आपको आवाजें सुनाई दे, इसके लिए पैराबोलिक वॉल चुनी जाती है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाइए, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यूज ऑफ पैराबोलिक वॉल टू मेक साउंड यूनिफॉर्म। ठीक है, to make sound uniform throughout the width of hole। पूरे हॉल में एक जैसी आवाजें सुनाई दे, इसलिए ऐसा करते हैं, है ना। तो ये ऐसा करते हैं, तो इसीलिए कई सिनेमा जो हॉल जो होते हैं, कई सिनेमा हॉल जो हैं वो बाहर से दिखते हैं कि हाँ कुछ अलग ही शेप में बनाया है, तिरछा है, मुंह ऐसा है, मुंह वैसा है ना, आगे पीछे तिरछा, जैसे कुछ दीवारें ऐसी नहीं होगी, ऐसी होगी, कुछ ऐसी होगी, जो की होगी कुछ ट्रायंगल शेप में, ऐसा बनाता है। क्यों बनाते हैं? उसके पीछे एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट होता है। वो पैसे बर्बाद नहीं कर रहे हैं ऐसे आड़ा तिरछा बना करके, समझे ना। तो ये इसके पीछे कहानी थी। चलिए, लेकिन ये सब करना क्या है, बहुत दुखद भी है। दुखद कैसे? ये सारी चीजें जो है बहुत दुखद भी है। दुखद ऐसे है कि रिफ्लेक्शन ज्यादा हो तो ज्यादा रिफ्लेक्शन से दिक्कत है, लेकिन रिफ्लेक्शन होना जरूरी है, वरना मजा नहीं आता प्रोग्राम में, है ना। कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होके आए साउंड में तो मजा आता है प्रोग्राम में। तो कुछ इफेक्ट अच्छे भी हैं रिफ्लेक्शन के, कुछ बुरे भी हैं। तो बुरे क्या है? अच्छे इफेक्ट हमने देखे कि हाँ रिफ्लेक्ट होके आती है दीवारों से तो सेम रखेगी, छत से टकरा के आए तब भी सेम रखेगी ना। अब एक चीज इसमें आती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हम पढ़ते हैं, इसमें यह है कि मान लो जैसे ये पहाड़, दो पहाड़ लेते हैं, ठीक है। मैं यहां पे खड़ा हूं, मैंने जोर से चिल्लाया हेलो, जोर से चिल्लाया हेलो, तो हेलो चिल्लाया, ये हेलो इसके पास गया, हेलो इसके पास गया, टकरा करके वापस आया, तो मुझे सुनाई दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इको कहते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? इको। लेकिन कई बार होता है कि एक बहुत बड़े हॉल में मैं खड़ा हूं और जोर से चिल्लाऊं हेलो, तब कुछ अलग ही फील होती है, तब ऐसा लगता है कि आवाज गूंज रही है ना। एग्जैक्टली वही सब टकरा करके वापस सुनाई दे, दैट मीन्स इको। और मैंने बोला हेलो, लेकिन मुझे वापस हेलो नहीं सुनाई दिया, लेकिन कुछ ऐसी गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही है ना। जैसे मैं बोला हेलो तो वापस सुनाई दिया हेलो, तो हेलो वापस सुनाई दिया, तो ये इको है। लेकिन मैं हेलो ही बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे हेलो के बदले कुछ आवाजें सुनाई दे रही है अलग अलग टाइप की, इको यानी कि गूंजती हुई। ठीक है, तो वो होता है रिवर्बरेशन। ठीक है, अब इन दोनों को मैं यहां पर
ऑडिटोरियम में ला करके इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। क्या है ये? ऐसा है कि ऑडिटोरियम में बैठा है एक अपना ऑब्जर्वर, ऑडिटोरियम में एक ऑब्जर्वर बैठा है, ठीक है, ये ऑडिटोरियम है। तो ऑडिटोरियम के अंदर दीवार पैराबोलिक है, मैंने पहले से बताया है। यहां पर एक आदमी बैठा है ऑब्जर्वर, ये सोर्स है, इसने साउंड क्रिएट किया। तो एक तो तरीका ये है कि साउंड सीधी इसे सुनाई दे, ठीक। दूसरा, ये रिफ्लेक्ट होकर इसे सुनाई दे, सही है। यानी कि सेम ही चीज है। इसने कहा मान लो हेलो 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 1 2 3 माइक चेक, ऐसा कहते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो ऐसा अगर इसने कहा तो इसे एक बार तो सीधा सुनाई दिया, लेकिन वही चीज रिफ्लेक्ट होकर भी सुनाई दी, ठीक है। तो वहां पर इको और रिवर्बरेशन दोनों हो सकते हैं, है ना। यानी कि अगर उसे एग्जैक्टली वही वर्ड सुनाई दिया है तब तो है इको, और गूंजती हुई आवाजें मिक्सअप हो गई है तब हम कहेंगे इट्स ए रिवर्बरेशन, ठीक है। तो हम उसकी बातें करते हैं। चलिए, तो इको और रिवर्बरेशन दोनों के लिए हम बात करेंगे, इको और रिवर्बरेशन। इनको समझ लेना काफी बेहतर है, वरना जिंदगी भर का डाउट है। तो क्या है इको? मान लेते हैं कि ये सोर्स है, ठीक है, ये ऑडिटोरियम है, ठीक है, ये ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम है, या फिर ऐसे समझो, माउंटेन वाले से समझो, माउंटेन वाले से ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहां बैठा हूं, मैंने बोला हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 माइक टेस्टिंग, ठीक है। तो हेलो बोला तो इसे हेलो सुनाई दिया। हेलो हेलो सुनाई किसके देगा? ये हेलो यहां गया और टकरा करके वापस आया, सही। अब पहला पॉइंट ये है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वी डोंट नो, लेकिन इतना पता है कि साउंड जो है वी स्पीड से गया। जाने में अगर उसे टी टाइम लगा है, आने में भी कितना लगेगा? टी टाइम लगेगा, ठीक है। तो जाने में अगर उसे टी टाइम लगा तो आने में भी टी टाइम ही लगेगा। तो बताओ, v वेलोसिटी से टी टाइम चला तो डिस्टेंस कितना कवर किया? v इंटू टी। आते वक्त भी कितना किया? v इंटू टी। करेक्ट। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया इसने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया है स्टूडेंट 2vt, सही है ना। टोटल डिस्टेंस में कितना कवर कर लिया? 2vt। ऐसा ही होगा ना भाई। चलो ऐसा देख लो, जाते वक्त इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, आते वक्त इसने d डिस्टेंस ट्रेवल किया, सही है, 2d। और हर बार v वेलोसिटी से t टाइम चला है ना। हर बार v वेलोसिटी से t टाइम ही चला है। करंट इसे ऐसा समझा जा सकता है कि v इंटू टी, अगर आप कंफ्यूजन है, मैं सीधा बताता हूँ, इस सब में कंफ्यूज मत होइए। ऐसा कहा मैंने कि इसने हेलो बोला, साउंड वेव यहां से चल के गई, कितना डिस्टेंस? d डिस्टेंस। वापस चल करके टकरा कर आई वापस, कितना डिस्टेंस? d डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2d। कितनी वेलोसिटी से चली थी? v वेलोसिटी से चली थी, और वापस जा करके आने में जो टाइम लगा, मान लो वो टाइम t है। टकरा करके वापस आने में, यानी कि यहां से गई फिर टकरा करके वापस आए, तब कितना टाइम लगा? t टाइम। और पूरे टी टाइम में कितनी वेलोसिटी से चल रही थी? v से। अब ठीक है, चलिए, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब सवाल मेरा ये कि मुझे ठीक एग्जैक्टली इको कब सुनाई देता है, उसके लिए क्या कोई कंडीशन है? जी हाँ। हम अगर अपने ह्यूमन ईयर्स की बात करते हैं, तो अगर मैं कहता हूं हेलो, तो दीवार से टकरा करके हेलो वापस आता है। तो अगर वो हेलो मैं सुन पा रहा हूं, दैट मीन्स कि उसके जाने और वापस टकरा आने में कुछ समय लगा, ठीक है ना। और अगर वो समय 0.1 सेकंड हो तो ही मुझे इको सुनाई देगा, है ना। तो मिनिमम टाइम कितना होता है स्टूडेंट्स के लिए? परसिस्टेंस ऑफ टाइम इज इक्वल टू 0.1 सेकेंड। मतलब क्या है इसका?
समझाते हैं, यहां तक लिख चुके हैं। मतलब ये है, मैंने कहा हेलो, ये हेलो वहां पहुंचा, हेलो टकरा करके वापस आया, ठीक है। अगर ये 0.1 सेकंड में आया है तब तो मुझे एग्जैक्टली ठीक सुनाई देगा कि हाँ वापस हेलो ही मुझे सुनाई दिया, ठीक है। लेकिन अगर ये 0.01 सेकंड में, 0.02 सेकंड में ही आ गया टकरा करके, है ना, यानी कि पहाड़ नजदीक होगा तो जल्दी टकरा कर वापस आ गया, जल्दी टकरा करके वापस आएगा तो एग्जैक्टली मुझे हेलो नहीं सुनाई देगा, देन ये हो जाएगा क्या कि हेलो नहीं, कुछ मिक्सअप हो गया है नॉइज का, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही वर्ड सुनने के लिए जो मिनिमम टाइम है अपने ह्यूमन ईयर्स के लिए वो 0.1 सेकंड है, इको सुनने के लिए 0.1 सेकंड होता है। यानी कि कोई भी साउंड वेव टकरा कर अगर 0.1 सेकंड बाद आती है मिनिमम, तो इको सुनाई देता है। 0.1 से ज्यादा कितना भी हो कोई परवाह नहीं। तो मिनिमम टाइम कितना, 0.1 सेकंड। तो मुझे बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वेलोसिटी इंटू टाइम, टाइम कितना ले लिया, 0.1 सेकंड बाय 2, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम टाइम। कहाँ गया डस्टर? तो मिनिमम डिस्टेंस हो गया ये। वेलोसिटी ऑफ साउंड अगर मैं लेता हूँ 330, इट्स 0.1 इंटू 2, तो इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 330 लिया है तो इट्स 16.5 मीटर, इट्स 16.5 मीटर, करेक्ट। और वहीं पर अगर मैं वेलोसिटी लेता हूँ 340, तो डिस्टेंस आएगा 70 मीटर, 340 इंटू 0.1/2, 17 मीटर, ठीक है। अब इसका मतलब समझाऊं अच्छे से, देखो, यानी कि यही समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ऐसी चीजें, जैसे ये माउंटेन है, यहां पर मैंने हेलो बोला, ठीक है। हेलो यहां गया वी स्पीड से वापस आया, पूरी आने और जाने में टाइम लगा टी। अगर वो टाइम टी 0.1 सेकंड के बराबर हो या ग्रेटर देन 0.1 सेकंड हो तभी इको सुनाई देता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब मैंने कहा कि मिनिमम टाइम ये है, इससे कम हुआ तो इको नहीं सुनाई देगा, इससे ज्यादा हो तो सुनाई देता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल है, तो इतना टाइम होना ही चाहिए। इतना टाइम है तो मैंने कहा मान लो 0.1 सेकंड में वापस आई, वेलोसिटी इसकी मैंने ले ली 330 साउंड की जो होती है हवा में, ठीक है। यानी कि इतनी स्पीड से 0.1 सेकंड में टकरा कर वापस आए, तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। दैट इज 16.5 मीटर, रेक्ट लीनियर मोशन से निकाल दिया। यानी कि दो पहाड़ 16.5 मीटर के डिस्टेंस पर हो तो आपको इको सुनाई देगा कुछ भी बोलने पर, समझे। या फिर दो पहाड़ 17 मीटर के डिस्टेंस पर हो तो भी आपको इको सुनाई देगा, या फिर घर में भी सुनाई देगा। कब? जब आप बहुत बड़े हॉल में हैं, यहां पर आप खड़े हैं और ये दीवार अगर आपसे 17 मीटर की दूरी पर है और चारों ओर पैक है, ठीक है, हॉल के लिए मान लिया, ठीक है। तो यहां से हेलो बोलेंगे, टकरा कर आपको हेलो ही सुनाई देगा, ठीक है, 17 मीटर के डिस्टेंस पर। तो ये होता है इको। अब रिवर्बरेशन क्या है? इको का मतलब ये भी समझना कि एग्जैक्ट वर्ड वापस सुनाई देगा, यानी कि प्रतिध्वनि, इसे क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि, यानी कि वही साउंड वापस रिफ्लेक्ट होगा। इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम ए सरफेस, है ना। इसका डेफिनेशन भी लिख देते हैं। तो इट्स ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ ए साउंड फ्रॉम ए सरफेस। कौन सी सरफेस? सरफेस कोई सी भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है कि नहीं, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है। ओके, चलिए अब हम आते हैं रिवर्बरेशन पर क्या है। तो रिवर्बरेशन हम पढ़ते हैं। मान लो वही दो पहाड़ हैं, वही दो पहाड़ हैं, पहाड़ को मैंने काफी नजदीक बना दिया। अब मैंने हेलो बोला, ठीक है, हेलो बोला, हेलो गया यहां पर, टकरा कर आ गया, लेकिन टकरा कर आया 0.02 सेकंड में, ठीक है, बहुत ही कम समय लगा क्योंकि पहाड़ नजदीक है, नजदीक है तो अब इको नहीं होगा। अब क्या होगा
कि आवाज गूंज रही है, जैसे हम हॉल में खड़े हैं, मैं कहता हूँ ओ क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ऐसे नहीं आएगी। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वापस आया मतलब इको हो गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, तो ये है क्या, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन का मतलब है आवाज गूंजना, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे आवाज गूंजना, मतलब क्लियरली आपको पता नहीं चलेगा क्या आवाज सुनाई दे रही है आपको, तो ये है आवाज गूंजना। एग्जैक्टली आपको वही आवाज सुनाई दे जो आपने बोला है, देन इट्स इको, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। उसके लिए टाइम होता है 0.1 सेकेंड टकरा कर वापस आने में, जबकि इसमें टाइम 0.1 सेकेंड से कम है तो आपको गूंजने की आवाज सुनाई देगी, शोर शराबा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, रिवर्बरेशन। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो गूंजने की आवाज आती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और फाइनली ये खत्म हो जाती है। यानी कि जब गूंजना कोई शुरू कर देगा, कोई आवाज गूंजना स्टार्ट हुई है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी इंटेंसिटी हाई रहती है, फिर कम होती गई, 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 और फाइनली फिर जीरो। यानी कि जब तक ये ऑडिबल है तब तक ये गूंजना है, यानी कि रिवर्बरेशन है। तो इसके लिए जो टाइम लग रहा है वो है रिवर्बरेशन टाइम, ये जब तक हमें सुनाई दे रही है, दैट इज द रिवर्बरेशन टाइम। ओके, चलिए, ये तो काफी बढ़िया था, है कि नहीं, रिवर्बरेशन टाइम और रिवर्बरेशन साउंड। अब मुझे बताओ ऑडिटोरियम के अंदर, ऑडिटोरियम के अंदर की हम बात करते हैं रिवर्बरेशन और इको दोनों के लिए। इको होना नॉर्मल सी बात है, कई बार हो जाता है ऑडिटोरियम के अंदर, है ना, छोटा मोटा इको होता रहता है। ओके, रिवर्बरेशन पर आते हैं। जब आवाजें गूंजने लगे तो क्या होगा, जैसे ये ऑडिटोरियम है, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर। तो एक तो साउंड सीधा गया, पहला रास्ता। दूसरा, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां गया, दूसरा रास्ता। तीसरा, यहां गया, यहां गया, फिर यहां गया, तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तीसरा रास्ता। चौथा, यहां गया, यहां गया, फिर यहां आया। यानी कि आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन अब उसको चारों ओर आवाजें गूंजने लगेगी, है ना। ऐसा कई बार होता है प्रोग्राम में। तो ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन वी हैव रिवर्बरेशन। ओके, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वी हैव रिवर्बरेशन। और जितने टाइम तक सुनाई देगा वो क्या है, रिवर्बरेशन टाइम। ओके, जितने टाइम तक मुझे आवाजें गूंजती हुई सुनाई देगी, दैट इज द रिवर्बरेशन टाइम, ठीक है। सो इट इज द टाइम गैप बिटवीन द इनिशियल नोट एंड द मिनिमम ऑडिबल नोट। ओके, तो डेफिनेशन नहीं, लेकिन सभी चलेगा, समझना केवल, ठीक। ओके, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है रिवर्बरेशन, उसमें जो टाइम लगा वो है रिवर्बरेशन, यानी कि जितने टाइम तक गूंजती हुई आवाजें आपको सुनाई दे, दैट इज द रिवर्बरेशन टाइम। ओके, तो एक ऑडिटोरियम के अंदर क्या ये ज्यादा अच्छा है कि रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा हो? नहीं, क्यों? क्योंकि अगर रिवर्बरेशन टाइम ज्यादा होगा मतलब ज्यादा देर तक आवाजें गूंजेगी, तो जो सुनने वाला है वो तो हो जाएगा परेशान, उठ के भाग जाएगा, ठीक है। तो if reverberation time is longer, if reverberation time is longer, then listener will get disturbed. Disturbed, चलो, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, क्या बहुत कम रखा जा सकता है? If reverberation time is lesser, यानी कि रिवर्बरेशन टाइम बहुत ही कम कर दिया, बहुत ही कम कर दिया, तो आवाज गूंजेगी नहीं। और आपको पता है किसी भी प्रोग्राम में थोड़ा बहुत तो आवाज गूंजना क्या होता है, प्रोग्राम के लिए अच्छा होता है। तभी क्या होता है, कुछ इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, सामने वाले सुनने के लिए उसे अच्छा लगता है, लिसनर को थोड़ा बहुत क्या रिफ्लेक्शन अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा बहुत रिवर्बरेशन गूंजना आवाज का भी अच्छा लगता है। लेकिन
अगर बहुत कम कर दिया तो वो इंटेंसिटी और क्वालिटी ऑफ साउंड विल डिक्रीज। ओके, सो इंटेंसिटी एंड क्वालिटी विल डिक्रीज। अब क्या करें, दोनों तरफ से मौत, एक तरफ है कुआं एक तरफ है खाई, है ना। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज यानी कि वन हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज विथ रिवर्बरेशन टाइम, यानी कि ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मिडिल ऑफ बोथ, दोनों जो एक्सट्रीम्स है इन दोनों के बीच का, इन हायर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का होना चाहिए रिवर्बरेशन टाइम। ओके, तो रिजल्ट क्या निकला कि ऑडिटोरियम के अंदर आवाजें गूंजना एक अच्छी बात है, लेकिन वो ज्यादा गूंजी तो दिक्कत है, और रिवर्बरेशन टाइम अगर कम हुआ तब भी दिक्कत है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिवर्बरेशन टाइम होना चाहिए लेकिन मिडिल ऑफ समवर। ओके, तो ये रिजल्ट निकला अपने पास, ठीक है, यानी कि वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी कि मिडिल में होना चाहिए। रिजल्ट यही है, ठीक। चलिए अब आगे की कहानी ये है कि जो रिवर्बरेशन टाइम था ये कम था या ज्यादा था, क्या इसका कोई और तरीका नहीं है इसको कम करने का या फिर क्वालिटी ऑफ साउंड बढ़ाने का, ये सारी चीजें करने का? यस, देयर आर सम मटेरियल, यानी कि साउंड का एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन करने के लिए कुछ मटेरियल्स हैं जो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे कुछ दीवारों पर केमिकल यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन या रिफ्लेक्शन को प्रॉपर केयर किया जा सके, ठीक है ना। लेकिन उनसे भी क्या है कि बहुत ज्यादा जो क्वालिटी है साउंड का वो भी कई बार इफेक्ट हो जाता है, तो उस सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम एम्पलीफायर वगैरह यूज करते हैं, लाउड स्पीकर वगैरह जो हम यूज करते हैं, स्पीकर सिनेमा हॉल वगैरह में, ऑडिटोरियम में भी करते हैं ताकि हर जगह सुनाई दे। अब वो ऑडिटोरियम में लाउड स्पीकर कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, इस चीज का भी हमें इस चीज को कंसिडर करना पड़ता है कि ज्यादा पहले आवाज लिसनर के पास ना पहुंच जाए, कहीं मैंने स्पीकर ऐसी जगह रख दिया, है ना। जैसे मान लो यही बैठा है ऑब्जर्वर, यही मैंने साउंड रख दिया, तो बोलेगा ये पहले, सॉरी बोलेगा ये बाद में, उससे पहले इसको आवाज सुनाई दे देगी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि लाउड स्पीकर कहाँ रखना। तो ये सारी चीजें मैंने बताई इसलिए कि इको से रिलेटेड थी, और इको से रिलेटेड जब न्यूमेरिकल बनते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करना होता है। उस इमेजिनेशन को समझाने के लिए मैंने सारी चीजें बताई थी, ठीक है। अब एक छोटा सा पॉइंट और समझेंगे, नोट, टोन, ये सारी चीजें क्या है, लिखिए इसे। तो फाइनली हम आ गए हैं लास्ट स्टॉप पर आज के, टोन, नोट, यूनिसन एंड रेजोनेंस। चारों एक साथ में लिखना है, वन बाय वन समझना, डेफिनेशन लिखिए, तो उसके बाद डायग्राम भी मैं बनाऊंगा। देखिए टोन क्या है, टोन, रिंग टोन, कॉलर ट्यून, है ना, ये सब इसी से रिलेटेड है। क्या है, ए साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। मतलब जैसे मान लो कोई सिग्नल है, कोई सिग्नल क्या साउंड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितनी है, 50 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में कितने 50 साइकिल आएंगे, ठीक है। या फिर एक मैंने दिखाया, ये पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये तीसरा साइकिल, ये फोर्थ। तो मान लो ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी 4 हर्ट्ज है। एक सेकंड में कितना लाया, 4 साइकिल लेकर आया। पहला साइकिल ये कंप्लीट, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 साइकिल, यहां से यहां तक 4 साइकिल। अब अगले एक सेकंड में क्या करेगा, फिर से यही सिग्नल भेजेगा, मतलब यही साउंड भेजेगा, 1 2 3 4, ठीक है। यानी कि सिंगल फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी रहेगी उसके पास, तो वो क्या है, टोन है। तो टोन आप सुनते ही हर बार कॉलर टोन, एक ही चीज वो बार बार रिपीट करता है, मतलब वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का हो गया। ओके, चलिए, वैसे उसमें थोड़ी सी और भी डीप फिजिक्स होती है, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें केवल जानना होता है कि टोन क्या है, बाकी वरना वो म्यूजिकल पार्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये टोन लिखो, टोन लिखने के बाद ये डायग्राम बनाना। नेक्स्ट, टोन मिटाने के बाद नोट पर आते हैं। नोट क्या है, जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की टोन, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिक्सअप हो जाए, ए साउंड दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सेवरल फ्रीक्वेंसीज आर मिक्स्ड इज कॉल्ड अ नोट। मतलब अपने पास एक फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 हर्ट्ज, ठीक है। एक और ले आते हैं, एक मान लो ये ले आए, इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये, अच्छा कितने साइकिल हो गए हैं, ठीक से बनाते हैं, साइकिल काउंट होना मुश्किल हो जाएगा वरना ऐसे।
ये पहला साइकिल, ठीक है, ये दूसरा साइकिल, साइकिल इज साइकिल, ये 4 साइकिल। यानी कि एक जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, दूसरा जो साउंड है उसका फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज, दो फ्रीक्वेंसी का मिक्सअप, इसे क्या कह देंगे? नॉट। और मैंने कहा था सा रे गा मा पा धा नी सा, इसमें जो हर एक फ्रीक्वेंसी है दैट इज द नॉट, यानी कि वो मिक्सअप है किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी का, समझे? चलिए, तो नोट का मतलब समझे, मतलब जिसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मिक्सअप हो जाए वो नोट है। एक ही फ्रीक्वेंसी होगी तो वो टोन है। और लास्ट, थर्ड लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट क्या है? नोट लिखना, नोट के बाद ही डायग्राम बना देना, ठीक है। चलिए, अगला है यूनिसन। का मतलब क्या है? इफ टू बॉडीज आर इन यूनिसन दैट मीन्स इफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू वाइब्रेटिंग बॉडीज आर सेम। अगर दो ट्यूनिंग फोर्क है, बोथ आर इन यूनिसन, दैट मीन्स देयर वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो उनके वाइब्रेशन करने की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। तो ये यूनिसन का मतलब होता है। रेजोनेंस, ये हम वैसे पढ़ चुके हैं लेकिन अलग से लिखा है फिर से। द फिनोमिना ऑफ मेकिंग बॉडी वाइब्रेट, किसी बॉडी को वाइब्रेट करवाना विथ इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, किसी बॉडी को उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करवाना अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है ना। यानी कि ट्यूनिंग फोर्क हम लेते हैं, जो क्या करता था? स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाता था उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी में। इसी को हम क्या कहते थे? रेजोनेंस कहते थे, जो हमने पढ़ा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने साउंड वेव्स को कंप्लीट कर लिया है। अगला अपना जो टॉपिक होगा है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स काफी मजेदार है, छोटा ही टॉपिक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। तो वेव्स का ही उसमें नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। वेव की डेफिनेशन क्या है, वेव की इक्वेशन क्या होती है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, सारी चीजें, ठीक है। और उसमें कुछ कुछ नॉलेज रे ऑप्टिक्स का भी रहेगा, जो हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स के पहले लेक्चर में। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इफ यू फाइंड एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। मजे कीजिए, पढ़ाई करते रहिए।